तो नेक्स्ट हेडिंग आपकी आ गई आज की रेक्टिफायर। बेटा सिलेबस के हिसाब से लास्ट ही टॉपिक है। और हेडिंग इज टुडेज हेडिंग इज रेक्टिफायर। एक डायोड जो है, डायोड, 2-3 क्वेश्चन के आंसर दो। रेक्टिफायर स्टार्ट करते हैं। अ डायोड कंडक्ट्स इन फॉरवर्ड बायस, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। अ डायोड डज नॉट कंडक्ट इन रिवर्स बायस, ये भी ट्रू हो गया। सिंपल सी बात है, फॉरवर्ड बायस करोगे डायोड कंडक्ट करता है, रिवर्स बायस करोगे डायोड कंडक्ट नहीं करता। अब उसी पे बेस्ड एक डिवाइस है जिसका नाम है रेक्टिफायर। तो पहले तो आप लिखो रेक्टिफायर, हेडिंग डाल दी रेक्टिफायर, या रेक्टिफायर लिख सकते हो या डायोड ऐसा रेक्टिफायर। तो पहले बेटा इसकी डेफिनेशन जल्दी से लिखना। अ डिवाइस, क्या डेफिनेशन दी हमने इसकी? अ डिवाइस विच कन्वर्ट, बस सुनते रहो हम, ऑल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट। बेटा वो डिवाइस जो ऑल्टरनेटिंग करंट को किस में कन्वर्ट कर ले? डायरेक्ट करंट में। हमारे जो घरों में, ऑफिस में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, मतलब ये जो हाउस होल्ड सप्लाई बोलते हैं उसको, ये कौन सा करंट आ रहा है? एसी। यानी ज्यादातर अप्लायंसेस, जैसे इस रूम के ज्यादातर अप्लायंसेस किससे चल रहे हैं? एसी से चल रहे हैं। एसी हो गया, ट्यूबलाइट होगी, पंखे हो गए, सारे के सारे, ये पैनल हो गया, कंप्यूटर हो गया। फिलहाल हम किससे चला रहे हैं? ऑल्टरनेटिंग करंट का यूज कर रहे हैं। लेकिन ऐसी भी बहुत सी चीजें हैं जो किससे चलती हैं? डीसी से चलती हैं, डायरेक्ट करंट से चलती हैं। जैसे मान लो अगर इस रूम में कहीं पर कोई वॉल क्लॉक लगी हो, तो उसमें सेल डल रहा है, तो सेल कौन सा करंट प्रोवाइड करता होगा? उसको डीसी प्रोवाइड करता है, यानी उसका सर्किट डीसी सर्किट है। ओके। या फिर आपके पास मैं बात कर रहा था मोबाइल फोन से। मोबाइल फोन में क्या डल रही है बेटा? बैटरी डल रही है। बैटरी क्या प्रोवाइड करती है आपको? डीसी। डीसी यानी डायरेक्ट करंट प्रोवाइड करती है। यानी मोबाइल फोन का या जो मोबाइल वाला पूरा सिस्टम है उसका जो सर्किट है वो कैसा? डीसी सर्किट है, उसको डीसी चाहिए। ठीक है। लैपटॉप है, लैपटॉप में क्या डलती है? लैपटॉप में भी बेटा बैटरी डलती है। लैपटॉप में भी बैटरी डलती है, उसको भी सर्किट, मतलब कैसा करंट चाहिए? डीसी चाहिए। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जहां जहां पर भी सेल और बैटरीज का यूज हो रहा है, वो क्या यूज कर रही है? बेसिकली डीसी। थोड़ा सा ना रिस्पॉन्स भी देना शुरू करना है बेटा, तभी बात बनेगी। तो एक है एसी, एक है डीसी। बहुत सी चीजें हैं जो किससे चल रही हैं? डीसी से चल रही हैं। लेकिन आप एक एग्जांपल उठाओ, जो भी मोबाइल फोन आप यूज कर रहे हो उसमें बैटरी डाली, भाई सवेरे चार्ज करोगे, 8-10 घंटे बाद, रुक जा अभी कोई क्वेश्चन नहीं, ठीक है, अभी पहले फ्लो में आने दे। 8-10 घंटे बाद या उससे पहले ही मोबाइल फोन की बैटरी क्या हो जाती है? ड्रेन हो जाती है। आपको क्या करना पड़ता है? उसको दोबारा चार्ज करना पड़ता है। जल्दी बोलो। अब जब मोबाइल फोन को चार्ज करते हो तो किससे चार्ज करते हो? जो आपका सॉकेट्स हैं, सॉकेट में प्लग लगा के वहीं से चार्ज करते हो। तो आपके जो सॉकेट्स हैं बेटा उसमें तो एसी आ रहा है। लेकिन मोबाइल में क्या है? मोबाइल में तो बैटरी डली हुई है। बैटरी तो कौन सा करंट प्रोवाइड करती होगी? डीसी प्रोवाइड करती होगी। तो अब ये क्या हो गया कि एसी से आप डीसी वाली बैटरी को कैसे चार्ज कर रहे हो? तो पॉइंट है डायरेक्ट नहीं कर रहे। डायरेक्ट आप नहीं कर पा रहे। बीच में क्या लगा होगा? एक डिवाइस लगा होगा जो पहले एसी को किस में कन्वर्ट करता है? डीसी में। फिर वो डीसी से मोबाइल की बैटरी क्या होती है? चार्ज होती है। ठीक है। आप इमेजिन करो, अगर आपको जैसी ही बैटरी खत्म हो, बैटरी क्या करनी पड़ जाए? रिप्लेस करनी पड़े। घड़ी का सेल खत्म हुआ, आप घड़ी के सेल को क्या करते हो? चार्जिंग पे लगा देते हो कि नया ला के लगा देते हो? नया ला के लगा देते हैं, क्योंकि भाई 10 रुपए का आ जाता है। तो आपको वहां पर चार्ज वार करने की जरूरत नहीं है, कई दिन चल जाता है, 10 रुपए का आ जाता है, तो आप उसको चेंज ही कर देते हो, उसको नहीं रिचार्ज करते। लेकिन जो मोबाइल की बैटरी है, मोबाइल की बैटरी मान लो कोई भी ठीक ठाक मोबाइल जो है, उसकी जो बैटरी है वो 1000-1500 से कम तो किसी की बैटरी नहीं आने वाली। तो अगर मान लो वो रिप्लेस करनी हो तो पंगा, तो मोबाइल फेंकने पड़ेंगे। अगर रोज ही, क्योंकि बैटरी तो रोज शाम तक खत्म हो जाती है, अगर रोज ही चेंज करनी पड़ जाए तो फिर तो बड़ा महंगा सौदा हो जाएगा, या फिर तो मोबाइल लोग नहीं यूज कर पाएंगे। मेरा पॉइंट फॉलो कर रहे हो कि नहीं? तो मोबाइल की बैटरी को हमें रिचार्ज ही करना पड़ेगा। ठीक है।
अब रिचार्ज बैटरी टू बैटरी फिर कॉस्टली पड़ जाएगा, बैटरी टू बैटरी फिर कॉस्टली पड़ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, एसी का यूज कर कर डीसी सर्किट्स की जो बैटरी हैं उनको क्या कर रहे हैं, रिचार्ज कर रहे हैं या उनको चला रहे हैं। मतलब पॉइंट फॉलो कर रहे हो कि नहीं? तो इसलिए हमें एक ऐसा डिवाइस चाहिए जो आपके घरों में जो एसी आ रहा है ना बेटा, उसको किस में कन्वर्ट कर सके, डीसी में कन्वर्ट कर सके। वो जो डीसी करंट है उससे जब आप अपने डीसी डिवाइसेस चला लोगे या फिर डीसी बैटरीज को क्या कर लोगे, चार्ज कर लोगे। जल्दी बताओ, मेरी बात सुन ली कि नहीं? अभी मैंने शुरुआत ही नहीं किया आज का टॉपिक, अभी तो पहले की बात कर रहे हैं कि हमें एसी को डीसी में कन्वर्ट करने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है। भाई जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि काफी अप्लायंसेस डीसी से भी चल रहे हैं। जब इनकी बैटरीज या सेल खत्म हो जाते हैं तो अगर उनको रिप्लेस करें तो कॉस्टलियर इफेक्ट हो सकता है। तो हम एक ऐसा डिवाइस बना देते हैं जो एसी को किस में कन्वर्ट करता है, डीसी में। वहां से फिर ये रिचार्जेबल सेल्स जो है क्या होती रहती हैं, चार्ज होती रहती है। जल्दी बताओ, चली कुछ बात कि नहीं? हेडिंग क्या आज की, जल्दी बताएं। रेक्टिफायर। व्हाट इज रेक्टिफायर? इट इज डिवाइस विच कन्वर्ट्स एसी इनटू डीसी। व्हाई वी नीड टू कन्वर्ट एसी इनटू डीसी? सो दैट द कॉस्ट of using DC devices remains economical, ताकि कॉस्ट क्या रहे, इकोनॉमिकल रहे। करिए स्टार्ट। ओके, तो हमने हेडिंग दी है, पूछ ले भाई फतेह, क्या पूछना चाहता है, जल्दी पूछ ले। ओके, मतलब हो गया वो वाली बात, बीच में कवर अप हुई, जो तूने पॉइंट था वो बीच में कवर अप हो गया। बीच में ना कई बार मैं जब फ्लो में को बात चल रही होती है तो उस वक्त रोकता हूं कि वेट कर लो, ये वाली बात खत्म हो जाएगी, उसके बाद क्या कर लेना, अपना डाउट होगा या कुछ भी होगा कंप्लीट कर लेना। ओके जी बेटा। तो कुल मिलाकर इस चैप्टर में गिनती के टॉपिक्स हैं। उन गिनती के टॉपिक्स में ये टॉपिक भी मान के चलो वेरी 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 क्या है, इंपॉर्टेंट है। एज इट इज ही क्वेश्चन आ जाएगा, अभी कवर अप मैंने करा देना है। तो सबसे पहली बात मैंने क्या लिख दी बेटा, रेक्टिफायर क्या है, लिखवा दिया मैंने। डिवाइस विच कन्वर्ट्स, बोल के बताओ मेरे को, व्हाट इज रेक्टिफायर? इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स एसी इनटू डीसी। ऐसा डिवाइस जो एसी को किस में कन्वर्ट कर दे बेटा, डीसी में कन्वर्ट कर दे। अगली बार लिख लो, रेक्टिफायर इज बेस्ड ऑन, रेक्टिफायर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, रेक्टिफायर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट a diode, a rectifier is based on the principle that a diode conducts in forward bias, conducts in forward bias and does not conduct in reverse bias. A diode conducts in forward bias and does not conduct in reverse bias. सिंपल सी स्टोरी है। ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि भाई फॉरवर्ड बायस में डायरेक्ट कंडक्ट करता है, रिवर्स बायस में कंडक्ट ही नहीं करता। डायरेक्ट कंडक्ट इन फॉरवर्ड बायस, डज नॉट कंडक्ट इन रिवर्स बायस। ओके, अब अगली बार बेटा, रेक्टिफायर दो तरह के होंगे। एक जिसको बोलते हैं हम हाफ वेव रेक्टिफायर, और दूसरा जिसको हम बोलेंगे बेटा कौन सा, फुल वेव रेक्टिफायर। पहले हाफ वेव करते हैं फिर फुल वेव करेंगे, दोनों सिलेबस में कोई भी आ सकता है। प्रैक्टिकली यूज फुल वेव ही होता है, देखिए हमारे एग्जाम में कोई भी आ सकता है। हाफ वेव रेक्टिफायर क्यों कहते हैं हाफ वेव, थोड़ी देर बाद पता लग जाएगा। ओके, हर एक टॉपिक के मैं पॉइंट बना के देता हूं कि भाई 3 पॉइंट याद कर ले, 4 पॉइंट याद कर ले, अपने आप हो जाएगा। अब इसके 3 पॉइंट ये हैं कि सबसे पहले क्या पता होना चाहिए तुम्हें, इसका सर्किट डायग्राम। कौन सा डायग्राम? जैसे मान लो हमने रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ना, तो मैंने सबसे पहले नंबर पे क्या करो, एक्सपेरिमेंटल सेटअप। दूसरे नंबर पे ऑब्जर्वेशन, तीसरे नंबर पे कंक्लूजन, अपने आप ही हो जाता है। ऐसे इसमें बोला मैंने सबसे पहले क्या याद करना, सर्किट डायग्राम। दूसरे नंबर पे बेटा इसकी क्या याद कर लेना, वर्किंग। तीसरे नंबर पे इसकी कोई एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस या
यूजेस, 3 बातों में कर ले अपने आप ही हो जाएगा। ओके, तो हाफ वेव रेक्टिफायर, सबसे पहले हम इसका बनाएंगे बेटा सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम में ये है जी एक ट्रांसफार्मर, ठीक है, ट्रांसफार्मर का सिंबल है ये। ट्रांसफार्मर तुम्हें पता होगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है जी। स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है एक, स्टेप डाउन, याद है कि नहीं? जल्दी बोलो, कुछ बताओ, याद है? स्टेप अप क्या बोलता है? वो एसी करंट्स के लेवल को अप कर देता है, वोल्टेज के लेवल को अप करता है, ठीक है। और जो स्टेप डाउन है वो वोल्टेज को क्या करता है? डाउन करता है। आपको ये भी याद होगा, ये एक प्राइमरी होती थी, एक सेकेंडरी कॉइल होती है, ट्रांसफार्मर की एक प्राइमरी कॉइल होती है, एक सेकेंडरी। अगर प्राइमरी में ज्यादा है और सेकेंडरी में कम तो स्टेप डाउन, अगर प्राइमरी में कम सेकेंडरी में ज्यादा तो ये क्या हो जाएगा? स्टेप अप। मैंने जो बनाया है इसकी ये प्राइमरी कॉइल है, ठीक है। ये कौन सी कॉइल है? प्राइमरी। ये इसकी कौन सी है? सेकेंडरी। मैंने सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम रखी हैं। तुम बताओ ये कौन सा ट्रांसफार्मर है? स्टेप डाउन हो गया, ठीक है। इट इज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बेटा। तो लिख लो, ये जो है ये क्या बन गया बेटा? इट इज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। दबादब लिखना, कम ज्यादा है, फुल वेव भी कराना है, ठीक है। ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बेटा। अब स्टोरी ये है, रेक्टिफायर बनाते बनाते हम ट्रांसफार्मर कहां से लगाने लग गए। तो पॉइंट ये बेटा, आपके घरों में आता है 220 वोल्ट एसी। क्या आ रहा है जी? 220 वोल्ट एसी, ठीक है जी। आप 220 वोल्ट डायोड को सीधा नहीं दे सकते कि चल भाई रेक्टिफायर कर, डायोड खुद ही रेक्टिफाई हो जाएगा, मतलब डायोड खुद ही खराब हो जाएगा। आप 220 वोल्ट डायरेक्ट नहीं उसको दे सकते कि चल भी अब क्या कर ले, रेक्टिफायर कर ले, रेक्टिफाई कर दे। जल्दी बोलो, पॉइंट क्लियर कि नहीं? हमें पहले स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाकर 220 वोल्ट एसी को बहुत नीचे लेकर आना पड़ेगा। 9 वोल्ट एसी, 6 वोल्ट एसी, मतलब हमें पहले एसी को स्टेप डाउन करना है, फिर वो स्टेप डाउन हुआ हुआ एसी किसको देना है? डायोड को देना, फिर वो रेक्टिफाई करेगा। जल्दी बोलो, पॉइंट क्लियर कि नहीं? तो फर्स्ट वाला पार्ट क्या है? ट्रांसफार्मर ये क्या करता है? एसी को एसी रखता है लेकिन स्टेप डाउन कर देता है। बोले क्लियर? फिर ये डायोड के पास जाएगा, डायोड इसको रेक्टिफाई करेगा। कैसे करेगा अभी देख लेते हैं। ओके, तो स्टेप डाउन में, सॉरी, हाफ वेव रेक्टिफायर में एक डायोड लगना है। ये आपका क्या हो गया? डायोड हो गया, ठीक है। दिस इज डायोड, ठीक है। ये है जिसके अक्रॉस तुमने आउटपुट प्रोवाइड करनी है, मतलब ये आउटपुट रजिस्टर है। रेक्टिफाई करने के बाद जो आउटपुट आएगी वो किसी डिवाइस के अक्रॉस ही लोगे, बल्ब लगाओगे, कोई स्पीकर लगाओगे, उसके अक्रॉस ही दोगे। ये वो डिवाइस है, इसको क्या बोलते हैं? लोड रजिस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लोड रजिस्टर बोलते हैं। लोड रजिस्टर बेटा, आरएल क्या हो गया आपका? लोड रजिस्टर, ठीक है जी। तो आर एल क्या हो गया बेटा आपका? लोड रजिस्टर हो गया। ये सिचुएशन है। ओके, यही सर्किट डायग्राम इतना ही। इसके बाद सीधा क्या स्टार्ट कर दूंगा? इसकी वर्किंग स्टार्ट कर दूंगा। इसमें ये इनपुट एसी है, यहाँ पे भी आउटपुट एसी ही है। ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, डायोड लग गया, लोड है, बस उसके अलावा कुछ नहीं है, बाकी वर्किंग है। बोलो, हो जाएगा? हो जाएगा। वर्किंग कर दिए स्टार्ट। ओके, वर्किंग जब आप करोगे, कहानी तो लिखोगे लिखोगे, एक ग्राफ पक्का बनना है। ग्राफ में ऊपर हम बनाएंगे इनपुट, ठीक है, ये इनपुट, और नीचे क्या बना देंगे? आउटपुट, ठीक है जी। स्केलिंग इसकी पहले से करके रख लेते हैं, चल, ठीक है। तो ग्राफ भी जरूर बनाना है बेटा।
ओके, ये हो गया जी आपका इनपुट एसी। ठीक है, ये इनपुट एसी, इनपुट के रूप में तो एसी मिल रहा है ना इसको। ध्यान से सुनो, मान लो डायोड को पॉजिटिव हाफ साइकिल प्रोवाइड हुआ। अच्छा, यहां उल्टा शो करना है। जो ट्रांसफार्मर होते हैं ना, म्यूचुअल इंडक्शन पे बेस्ड होते हैं। म्यूचुअल इंडक्शन में उल्टी वोल्टेज डेवलप होती है। अगर यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ क्या शो करना है मुझे? पॉजिटिव शो करना है। तो स्टार्टिंग में मान लो डायोड को कौन सा हाफ साइकिल मिला? पॉजिटिव हाफ साइकिल। एसी के ये जो साइकिल्स हैं, यहां से यहां तक उसको फुल साइकिल बोलते हैं, यहां से यहां तक क्या बोलते हैं? हाफ साइकिल। ऊपर वाला हो गया पॉजिटिव हाफ साइकिल, नीचे वाला क्या हो गया? नेगेटिव हाफ। ठीक है, स्टार्ट कर दी मैंने वर्किंग, कुछ भी नहीं है, सिंपल है, 2 लाइनों में हो जानी है। मान लो पॉजिटिव हाफ साइकिल आ रहा है। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आया तो डायोड का पॉजिटिव, ये ट्रायंगल पॉजिटिव होता है ना भाई, डायोड का पॉजिटिव किससे कनेक्ट हो गया? नेगेटिव किससे कनेक्ट हो गया? नेगेटिव से। तो डायोड क्या हो गया? फॉरवर्ड बायस हो गया कि नहीं? समझ गए कि नहीं? डायोड बिकम फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस हो गया तो कंडक्ट करेगा। जब कंडक्ट करेगा तो आउटपुट आ जाएगी। ये क्या हो गई? आउटपुट। सिंपल। लेकिन कुछ ही देर में इसका नेगेटिव हाफ साइकिल क्रिएट हो जाएगा। थोड़ी देर में क्या आना? पॉजिटिव का नेगेटिव तो आना ही है। जैसे नेगेटिव हाफ साइकिल हो जाएगा, इधर पोलैरिटीज क्या हो जाएंगी? चेंज हो जाएंगी। समझ गए कि नहीं? ये नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव। यानी डायोड को कैसा साइकिल मिल गया? नेगेटिव हाफ साइकिल। जैसे ही नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा, डायोड का पॉजिटिव किससे मिल गया? नेगेटिव से। नेगेटिव किससे मिल गया? पॉजिटिव से। डायोड क्या हो जाएगा? रिवर्स। रिवर्स बायस हो जाएगा तो डायोड कंडक्ट ही नहीं करेगा। जब तक नेगेटिव हाफ साइकिल रहेगा डायोड कंडक्ट ही नहीं करेगा। जल्दी बोलो, क्लियर कि नहीं भाई? फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल आ जाएगा, डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, नेगेटिव पे कंडक्ट ही नहीं करेगा, पॉजिटिव पे कंडक्ट ही करेगा। ले जी, ऐसी आउटपुट आएगी। जल्दी बोलो, बहुत जल्दी जल्दी बता दे। इतनी जल्दी बताऊं जितनी मर्जी धीरे कर लूं, इसको क्या रोक लूंगा मैं? यही पॉइंट बताना था। जल्दी बोलो, तुम्हें समझ में लग गया कि नहीं? डायग्राम बनाओ, जल्दी से कंप्लीट करो, तब तक हम एक घूंट मार लेते हैं। यही कर लें। ओके, ये बन गया, ये बन गया। नीचे वर्किंग में थोड़ा सा लिख लो बस, कि मैं बोल के लिखवा ही देता हूं। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड बिकम फॉरवर्ड बाय, देयरफॉर conducts and output is obtained। ठीक है, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल डायोड बिकम रिवर्स बायस एंड डज नॉट कंडक्ट। जल्दी बोलो, जल्दी लिख लिया? लिख लिया जी। तो जो पढ़ा बस अपनी लाइनें बना देनी, मतलब तुम्हें ना पता होना चाहिए कि लिखना क्या है, कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। इतना ही लिखना है, आलतू फालतू लिखना ही नहीं है। ओके, तो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड कंडक्ट, छोड़ दूं बात को? समझ चुके हो? सबसे पहले क्या बनाया? डायग्राम। साथ में ये बना दिया, नीचे ये 4 लाइनें लिख दी। 4 भी क्या, 2 लाइनें लिख दीजिए। लिख दी। उसके बाद लिख लो आगे, दबा दब लिखो। ये जी चल्लू काम यार, हो गया। इसके बाद लिख लो, वी ऑब्जर्व दैट
द आउटपुट करंट ऑब्टेन्ड इज, we observe that the output current obtained is not reversing its direction. इधर ध्यान भाई, therefore the output current obtained is not reversing its direction. बेटा जड़ा आउटपुट करंट आया वो अपनी डायरेक्शन रिवर्स नहीं कर रहा, therefore it is DC in nature. AC होने के लिए बेटा उसका रिवर्स होना जरूरी है, therefore it is DC in nature. therefore it is DC in nature. लिख लिया, ठीक है. आउटपुट करंट इज नॉट रिवर्सिंग इस डायरेक्शन, therefore it is DC in nature. ठीक है. फुल स्टॉप डाल के नेक्स्ट लाइन में लिखना, the DC current obtained is not, the DC current obtained is not a perfect DC. perfect DC तो नहीं है ये. the DC current obtained is not a perfect DC, but it can be considered as a DC. देख लिया, फुल स्टॉप डाल के इसी के आगे लिखो, the DC obtained can be, the DC obtained can be refined. the DC obtained can be refined. मैं कहना चाह रहा हूं रिफाइंड बेटा, रिफाइंड मतलब बढ़िया नहीं है, एनू बढ़िया कितना जा सकता है, मतलब आपा डीसी आपा घट्टो घट एसी खत्म, एनू एसी तो नहीं ना रहने देता, अभी ये काम के लायक नहीं है, लेकिन इसको और इंप्रूव कर लेंगे. अभी तक का यह है कि हाँ एसी तो नहीं रहा, ठीक है, समझ गए, स्टेप बाय स्टेप पकड़ लिया चीजों को. व्हाट इज रेक्टिफायर? डिवाइस विच कन्वर्ट एसी इनटू डीसी. ऑन विच प्रिंसिपल रेक्टिफायर इज बेस्ड? It is based on the principle that a diode conducts in forward bias, does not conduct in reverse bias. दो बातें होगी. उसके बाद अगली बात कि हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर 3 स्टेप में सर्किट डायग्राम. सर्किट डायग्राम के कंपोनेंट वेरी वेरी सिंपल, कुछ कॉम्प्लिकेशन ही नहीं है. उसके बाद ये ग्राफ सा बनाकर साथ में वर्किंग लिखो, बाद में जो 2 लाइनें लिखा दी है वो लिख दो, बात खत्म. बोलो ठीक है, ओके. पॉइंट ये निकला, हमने एसी तो बना दिया, एसी से डीसी तो बना दिया, लेकिन अभी को बहुत बढ़िया वाला डीसी नहीं है, इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा. इसी के आगे लिख लो डिसएडवांटेजेस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर. इसी के आगे लिखो डिसएडवांटेजेस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर. Disadvantages of half wave rectifier. Number 1, the direct current obtained. ज्यादा तेज तो नहीं मैं पढ़ा रहा, ठीक है, इसी पेज पे अपना काम टाइम पे ही खत्म हो जाएगा, बस आराम से देखते रहो. डिसएडवांटेज में पहले क्या लिखी मैंने, लिखवाया कुछ, द डीसी obtained is the intermittent in nature. The DC obtained is intermittent in nature. लिख लो, मैं मतलब समझाता हूं. intermittent in nature, रुक रुक के आ रहा है, गैप है. intermittent मतलब ब्रेक्स हैं बीच में, समझ गए कि नहीं? करंट है नहीं है, है नहीं है, है नहीं है, बोलो पॉइंट फॉलो करके. ये गैप टाइम का
इतना कम होता है कि आप उसको ऑब्जर्व भी नहीं कर पाओगे, खैर क्योंकि फ्रीक्वेंसी बड़ी हाई होती है ना इसकी, अब हमें तो पता भी नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी इंटरमीडिएट है। जल्दी बोलो, पहली डिसएडवांटेज क्या है, याद भी रहेगी। करंट कैसा है, इंटरमीडिएट। दूसरा लिखो, दूसरी डिसएडवांटेज, एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर इज, रोनित लिख भाई, क्या कर रहा है, इससे पहले जो लिखवाया सारा लिखा है, ये तो क्यों आंखें मल रहा है तू। सेकंड पॉइंट क्या लिखवाया है, एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर इज वेरी लेस, एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर इज वेरी लेस। आधी एनर्जी तो वेस्ट ही हो रही है, हाफ साइकिल काट के वो तो हमारे लिए वेस्ट चले गया, तो एफिशिएंसी क्या होगी, बहुत बहुत कम हो गई। तो तीसरा पॉइंट लिखो, तीसरा पॉइंट, द आउटपुट ऑब्टेन्ड, आउटपुट मतलब जो आउटपुट करंट आया, द आउटपुट ऑब्टेन्ड हैज अ लॉट ऑफ रिपल फैक्टर। लिख लो, जो मैं बोल रहा हूं पहले लिख लो, फिर बता देंगे। द आउटपुट ऑब्टेन्ड हैज लॉट ऑफ, बेटा टर्म्स हैं ये बस टर्म्स है, इनको जैसे यूज करना है। रिपल मतलब पानी में पत्थर फेंको, तो जो प्रोड्यूस होती है उसको रिपल्स बोलते हैं। ये जो चेंज हो रहा है ना, इसको भी क्या बोल रहे हैं, रिपल्स। ठीक है, चेंजिंग नेचर मतलब रिपल फैक्टर है इसमें। परफेक्ट डीसी कैसा होना चाहिए था, इसका ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए था, टाइम के साथ इसके मैग्नीट्यूड में भी चेंज नहीं आना चाहिए था। बोलो पॉइंट फॉलो कर रहे हो कि नहीं। तो इट इज हैज अ लॉट ऑफ रिपल फैक्टर। मैंने क्या लिखवाया लाइन, कि द आउटपुट ऑब्टेन्ड हैज अ लॉट ऑफ रिपल फैक्टर, ब्रैकेट में लिख लो, अ लॉट ऑफ रिपल फैक्टर के ब्रैकेट में लिखो एसी करेक्टर। रिपल फैक्टर मतलब चेंजिंग नेचर, चेंजिंग नेचर मतलब रिवर्स नहीं होया, लेकिन एसी करेक्टर तो अभी भी है इसमें, एसी करेक्टर, सुन लिया। ये इसकी डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज ही डिसएडवांटेज है। एक तो रिपल फैक्टर है, एफिशिएंसी बड़ी कम है, और रुक रुक के क्या दे रहा है, करंट दे रहा है, तो फायदा फुदा इसका है नहीं। हमें जो प्रैक्टिकली यूज करना होता है, जहां पे भी प्रैक्टिकली यूज होते हैं, वो फुल वेव रेक्टिफायर ही यूज होते हैं। हमने इसलिए कराया है कि हमारे एग्जाम में आ जाता है कि एक्सप्लेन हाफ वेव रेक्टिफायर, तो हमें हाफ वेव ही करके आना पड़ेगा। बोलो पॉइंट फॉलो किया कि नहीं। हाँ जी, मल्टीपल, मल्टीपल रेक्टिफायर लगा के भी ये इसका नेचर तो यही रहना, इंटरमीडिएट नेचर यही रहेगा। हम इसको फुल वेव रेक्टिफायर में कन्वर्ट करते हैं, हम इसको किस में कन्वर्ट, नया रेक्टिफायर बना देंगे, फुल वेव रेक्टिफायर, वहां पे ये समस्याएं दूर हो जाए। ठीक है जी। अब देखो बेटा, 30 मिनट्स की क्लास अपनी हो चुकी है। मेरा एक ही पॉइंट होता है हर बार कि भाई 15 मिनट की क्लास होगी तो 15 मिनट में अपनी एनालिसिस कर लो, कुछ पाया कि नहीं, कुछ याद रहा कि नहीं, या मतलब हिसाब लगा लिया करो कि 15 मिनट चपा कितना की है, को फायदा फूदा नजर आ रहा है कि नहीं। कई बार होता है क्लास चल रही होती है, पता नहीं लग रहा है चल की रहा, किधर को जा रही है क्लास, किधर को जा रही है, कभी किधर की बातें चल रही हैं। तो हर 15 मिनट पे हमें पता लगना चाहिए चल क्या रहा है। अब 30 मिनट हो गए, 30 मिनट में पता लग गया चला क्या है अभी तक, सीधा एक क्वेश्चन अटेम्प्ट होगा हमारा, तो टू द पॉइंट बात। फुल वेव सॉरी रेक्टिफायर होता क्या है, किस काम आएगा, और हमने हाफ वेव रेक्टिफायर कर लिया। अब अगली बात है, इसका फायदे कम थे, पढ़ने के लिए था। अगली हेडिंग चली जाएगी आपकी बेटा, क्या, फुल वेव रेक्टिफायर, डालो हेडिंग, फुल वेव रेक्टिफायर। नेक्स्ट थिंग, फुल वेव रेक्टिफायर, चाहे बेटा एग्जाम में फुल वेव आ जाए चाहे हाफ वेव आ जाए,
अब सबसे पहले एक लाइन लिख के आओगे, रिपीट मारो जो मैं बोलने जा रहा हूं। फुल वे वाई, हाफ वे वाई, एक लाइन तो लिखनी है ना। और रेक्टिफायर इज ए डिवाइस लिखो, चाहे फुल वे वाई चाहे हाफ वे वाई, ये तो लिखोगी ना। और रेक्टिफायर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स एसी इंटू डीसी। रेक्टिफायर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स एसी इंटू डीसी, लिख लिया। और इसके आगे फिर से लिखो, आगे लिखो, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट, लिख ले, लिखो, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट। हाँ जी, अपने आप कर लोगे लाइन कंप्लीट। देखो, कंप्लीट करने के बाद मैं पूछता हूं, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट अ डायोड conducts in forward bias and does not conduct in reverse. It is based on the principle that a diode conducts in forward bias and does not conduct in reverse bias. बोलें ओके। अब फिर से वही बात बेटा, 3 स्टेप्स। सबसे पहले सर्किट डायग्राम, इसका जो सर्किट डायग्राम बनेगा वो 2 बार बनेगा। ठीक है, आपने 2 बार बनाना है, मैं तो एक बार बना के उसी को कॉपी कर लूंगा। आपसे ऐसा होगा नहीं कि ऐसे करके कॉपी कर लो, आपको 2 बार बनाना है। साथ के साथ बना लेना, कुछ नहीं, ज्यादा टाइम नहीं लगना, बस बना लेना, क्योंकि एक्सप्लेनेशन उससे बढ़िया होगी। सबसे पहले वही ट्रांसफार्मर बनेगा। पहले वाले की नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा रखो, दूसरे वाले की नंबर ऑफ टर्न्स उसके कंपैरिजन में कम रखो। इस बार बेटा इसमें 2 डायोड लगने हैं। इस बार जो ट्रांसफार्मर है एक स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर है, बताते हैं क्या बोलते हैं इसको। ये बीच में यहां पे लगेगा रजिस्टर बेटा इस बार। ये D1 है, ये हो गया D2। ठीक है, ये हो गया हमारा सेंटर टैप, सेंटर टैप स्टेप डाउन। कैसा जी? सेंटर टैप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। सेंटर टैप मतलब इसकी जो आउटपुट वाली सर्किट है ना बेटा, उसके सेंटर से भी एक वायर खींची हुई है, सेंटर टैप बोलते हैं। ठीक है, आमतौर पे कोई भी ट्रांसफार्मर है या कोई भी डिवाइस है भाई, उसकी 2 तारें मतलब इनपुट के लिए और 2 आउटपुट के लिए होती हैं। सेंटर टैप वाले में सेंटर से एक और तार निकाल रखी है, 3 वायर निकली है, 2 तो एंड है ही वायर दे, एक सेंटर से भी जॉइंट देकर निकाल रखी है, सेंटर टैपिंग बोलते हैं। स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर है, उसे सर्किट लगाने में हेल्प मिलती है। ओके, जल्दी बताओ, जितना बोला क्लियर है? कितने डायोड लगने हैं इस बार? 2 डायोड लगने हैं, D1 और D2। ठीक है, रिपीट मार लो जी इस डायग्राम का, आमने सामने ही बना लो। ठीक है, सेम डायग्राम का रिपीट मार लो, बाद में इसमें जो चेंजेस आएंगे वो बात की बात है। ठीक है, आमने सामने दोनों डायग्राम बना लो। भाई तेरी बातें बड़ी प्यारी होती हैं, इतनी प्यारी कि तेरी बात सुनकर गुस्सा ही नहीं आता। ठीक है, तुझे देख के तो बिल्कुल नहीं आता, तो इसलिए अब तेरी बातें सुनकर मुझे कोई गुस्सा नहीं आया, तुझे देख के तो बिल्कुल ही नहीं आ रहा, तो इसलिए अब इससे अगली बात मुझसे ना करवा, कि क्या पता मैं और खुश हो जाऊं कि तुझे यहां बुला के गले मिलने लग जाऊं। मैं ऐसी बातें मत किया कर कि मतलब मेरी खुशी का ठिकाना ही ना रहे। हम्म,
चलो जी, बाकियों की कॉपी में अगर जगह है तो डायग्राम बना लो। ओके जी, जब दोनों डायग्राम बन जाए बताना। बन गए? ओके, ध्यान से सुनिएगा बेटा। बात फिर भाई, ये दोनों डायग्राम बन गए ना आमने सामने, इसके नीचे अब तुम ग्राफ बनाओगे भाई। ठीक है, इसके नीचे क्या बना लो, मैं डायग्राम पे दोबारा आऊंगा समझाते हुए। इसके नीचे आप पहले क्या बना लो, दोनों डायग्राम आमने सामने आ गए, नीचे ग्राफ बना लो जो पिछली बार बनाया था कि ये इनपुट है, इनपुट एसी। ठीक है, स्केलिंग कर लेनी है बेटा, पहले से स्केलिंग करके रख लो। ओके, ध्यान से सुनना बेटा। ये तो हो गया आपका इनपुट साइकिल। ठीक है जी, अब आउटपुट हमने बनाना है, ध्यान से सुनना। यहां पे आएगी आपकी आउटपुट, बोर्ड पे ध्यान। ओके, आपके आमने सामने डायग्राम बने होंगे, नीचे ये साइकिल बन गया। ठीक है, अब वर्किंग इसकी ये है कि मान लो पहले कैसा आ गया, पॉजिटिव हाफ साइकिल। कैसा साइकिल आया बेटा? पॉजिटिव हाफ साइकिल जब आया, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव शो करना। ठीक है, यहां पे पॉजिटिव हाफ साइकिल आ गया। कौन सा हाफ साइकिल पहुंचा? पॉजिटिव हाफ साइकिल। कराऊं वर्किंग स्टार्ट? डायग्राम आमने सामने बन गए, ये भी बन चुका है, तो मैं लिखवा दूंगा लास्ट में लाइनें, पहले सुन लो समझ लो। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आया तो पहले वाले डायग्राम पे यहां प्लस शो कर दो, यहां माइनस शो कर दो, यहां माइनस यहां प्लस शो कर दो। ठीक है, फर्स्ट डायग्राम में। तो ऊपर वाला डायोड बेटा देखो, डायोड का पॉजिटिव कहां से जुड़ गया? पॉजिटिव से। नीचे वाला डायोड का पॉजिटिव किससे जुड़ गया? नेगेटिव। बीच वाला तो कॉमन पॉइंट है ना, तो ये पॉइंट इसके कंपैरिजन में पॉजिटिव है, लेकिन ये पॉइंट इसके कंपैरिजन में नेगेटिव है। तो सिंपल सी बात, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल D1 बिकम फॉरवर्ड बायस, D2 बिकम, D1 विल कंडक्ट, D2 विल नॉट कंडक्ट। यही बात है। तो D1 ने जब कंडक्ट किया तो सर्किट में करंट आ गया, तो वी विल गेट द आउटपुट। ये D1 से आउटपुट आ गई, जल्दी बोलिए ओके। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, कुछ ही देर में नेगेटिव हाफ साइकिल आ गया ना। जब नेगेटिव हाफ साइकिल आ गया तो यहां नेगेटिव, यहां क्या आ गया? पॉजिटिव पलट गया ना। ये पॉजिटिव है, ये क्या हो गया? नेगेटिव। समझ गए कि नहीं? ये नेगेटिव आ गया, ये क्या आ गया? पॉजिटिव। कोई समस्या? ये नेगेटिव हुआ तो D1 क्या हो गया? D2 क्या हो गया? फॉरवर्ड। इस बार नेगेटिव साइकिल के दौरान हाफ वेव में क्या हुआ था? नेगेटिव साइकिल के दौरान आउटपुट ही नहीं आई थी। यहां क्या हुआ कि अब ऊपर वाला साइकिल क्या हो गया? रिवर्स बायस। नीचे वाला क्या हो गया? फॉरवर्ड बायस। नीचे वाले ने कंडक्ट कर दिया, जल्दी बोले ओके। ओके, दोनों डायग्राम आमने सामने इसलिए शो किए हैं ताकि मैं ये शो कर सकूं कि चाहे फॉर ऊपर वाला डायोड कंडक्ट करे, चाहे नीचे वाला कंडक्ट करे, रजिस्टर में करंट जो है आउटपुट रजिस्टर में सेम डायरेक्शन में चला है, पलटा नहीं है। इसमें भी इधर कोई चला, इसमें भी इधर ही चला है रजिस्टर, यानी आउटपुट करंट पलटा नहीं है। जल्दी बोलो, समझे कि नहीं? दैट मीन्स जो अब आउटपुट आई है D2 के कारण,
आ गई, लेकिन नेगेटिव नहीं शो कर सकते क्योंकि दोनों तरफ करंट रजिस्टर में सेम डायरेक्शन में शो कर दिया। तभी मैंने दो डायग्राम बनवाए हैं ताकि हम क्लियरली दिखा सकें आप कि जब D1 कंडक्ट कर रहा था तो करंट ऐसे चल रहा था क्लॉकवाइज, ठीक है, तो इसमें से जा रहा था सेम डायरेक्शन में। जल्दी बोलो जो मैं फाइनली बात बोल रहा हूं, पड़ गई पल्ले कि नहीं? मतलब बेटा अगर AC होता ना तो रजिस्टर में करंट ऐसे और दूसरे साइकिल में ऐसे चलना चाहिए था। सेम डायरेक्शन में चला तो DC नेचर माना जाएगा इसका। हाँ जी, जो मैंने डायग्राम बनाई है रेक्टिफायर, ये बेटा फुल वेव रेक्टिफायर है, दो तो नहीं है, सेम रेक्टिफायर की दो स्टेजेस शो की हैं। रेक्टिफायर तो एक ही है गुरुजी, लेकिन वर्किंग समझानी थी ना, वर्किंग समझानी थी कि जब फर्स्ट हाफ साइकिल चल रहा था तब रेक्टिफायर की सिचुएशन ये थी, पहला वाला कंडक्ट कर रहा था, लेकिन जब नेगेटिव हाफ साइकिल चल रहा है तब उसी रेक्टिफायर की ये सिचुएशन चल रही है, नीचे वाला कंडक्ट कर रहा है। नहीं समझा अभी तक? एक ही रेक्टिफायर है, ये उसकी डिफरेंट स्टेजेस है, ये ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये ड्यूरिंग नेगेटिव। नहीं बनी बात? क्या बन गई? समझ लगे बाकियों को? ओके, ये प्रोसेस ऐसी मुझे लगता है ठीक ही चल रहा है, किसी को डाउट हो तो फिर भी बोल दे, ठीक चल रहे हैं, क्लियर ही है बेटा। उसके डिफरेंट स्टेजेस शो करनी थी ना, एक ही डायग्राम से काम चल जाएगा हमारा, लेकिन फिर मुझे मिटा के समझाना पड़ता कि पहले ये हो रहा था, और मुझे करंट दोनों आमने सामने शो करने ना, मुझे शो करना है कि दोनों बार करंट सेम ही डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि मैं इसको ऊपर ही शो करूंगा ना। फिर अगला फिर से इसने कनेक्ट कर देना है, ये किसने कनेक्ट कर दिया? D2 ने। ये किसने कनेक्ट कर दिया? D1 ने। ये किसने कनेक्ट कर दिया? D2 ने। आउटपुट ऑब्टेन हो गई। आउटपुट पलटी नहीं मार रही, यानी रिवर्स नहीं हो रही, बाय नेचर ये क्या बन गया? DC बन गया। वो बात दूसरी है, अभी भी परफेक्ट DC नहीं है, वेरिएशंस हैं, लेकिन दो बातें हमारी जो हाफ वेव रेक्टिफायर की प्रॉब्लम थी खत्म हो गई। एक तो इंटरमीडिएट करंट रुकने वाला, वो समस्या खत्म हो गई। दूसरा एफिशिएंसी, मतलब जो आधी वेस्टेज हो रही थी वो वाली बात क्या हो गई? खत्म हो गई, एफिशिएंसी बढ़ गई। हाफ वेव में क्या था कि आधी पावर तो वेस्ट ही चलेगी ना, सिर्फ हाफ साइकिल बचे थे, ये वेस्ट जा रहे थे। यहां पर दोनों साइकिल्स का क्या हो गया? यूज हो गया। एक समस्या अभी भी रिपल फैक्टर वाली अभी भी चल रही है। हाँ जी बेटा, होते हैं, मतलब पढ़ने के लिए भी है, लेकिन बेटा कई हमने इलेक्ट्रॉनिक्स में कहीं पे कई तरह के काम करने होते हैं ना, कई तरह की जगह भी यूज होना है, तो हाफ वेव भी यूज होते हैं, उनकी भी पर्टिकुलर क्या है यूज है, ठीक है। हाँ, अगर करंट को ही कन्वर्ट करवाना है तो उसके लिए तो फुल वेव ही यूज होना है, उसके अपने यूजेस हैं, सम स्पेशल यूजेस में होते हैं, जरूर होते हैं। ओके बेटा जल्दी बोलो, जितना बोला क्लियर क्लियर क्लियर। हाँ जी, नहीं, इनके बीच में जैसे मान लो, मतलब रेक्टिफायर्स लगे हुए हैं, जैसे मान लो कोई टीवी है, अब उसके कुछ कंपोनेंट्स हैं उनको DC ही चाहिए, कुछ कंपोनेंट डायरेक्ट AC से भी चल रहे हैं, तो नहीं बेटा, इनमें हाफ वेव नहीं लगते। हाफ वेव जहां पर तुम्हें ये करंट चाहिए उसको चलाने के लिए, वहां पे तो फुल वेव ही लगेंगे, ठीक है। स्टोर तो कोई भी नहीं करता यार AC को। हाँ वो ठीक है, मैं समझ गया तेरी बात, ठीक है ठीक है ठीक है। वो कहना चाहता है कि जो बैटरीज वगैरह हैं उसमें तो AC DC में कन्वर्ट कर कर फिर उसको चार्ज भी करे जा रहा है, और कई जगह पर वो उसको कन्वर्ट करके सीधा का सीधा क्या हो जा रहा है, उसका यूज हो जा रहा है। हाँ ऐसा तो है ही है, फिर कई जगह पर डायरेक्ट ही यूज हो जा रहा है, ठीक है। लेकिन वो जो सप्लाई मिल रही है वो तो कहाँ से मिल रही है? वो DC सर्किट के थ्रू या बैटरी या उसके सिस्टम के थ्रू ही मिल रही है ना, ठीक है। समझ गया मैं तेरा पॉइंट। ओके, शुरू से आते हैं। व्हाट इज ए फुल वेव रेक्टिफायर? डिवाइस विच कन्वर्ट AC इनटू DC। किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? फॉरवर्ड बायस में कंडक्ट करेगा, रिवर्स बायस में डायरेक्ट कंडक्ट नहीं करेगा।
ये इसका सर्किट डायग्राम हो गया, आमने सामने बनाना है, ये बनेगा, ये बनेगा। ठीक है, और इसके बाद जो वर्किंग मैंने बोली है उसको जल्दी जल्दी से 2-4 लाइनों में लिख लेते हैं। ठीक है, लिख लो जी। वर्किंग में बस शॉर्ट में अपने हिसाब से लिख लेना। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल D1 become forward bias and D2 become reverse bias. Hence, D1 conducts and D2 does not. And therefore, we obtain output current through RL as shown in figure A. ये पहले वाली जो तुम्हारी फिगर A। ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं लिखा, सिंपल ही लिखा है। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल D1 become forward bias and D2 become reverse bias. Hence D1 conducts, D2 does not. आउटपुट ऐसे आ गई। डन हो गया, लिखा गया सबसे, हो गया इधर। अगला पॉइंट बना लो, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, इसी से देख देख के बना लो भाई। ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल क्या लिखोगे जी? ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल D1 become reverse bias, D2 become forward bias. D1 become reverse bias, D2 becomes forward bias. Hence, D1 does not conduct and D2 conducts. D1 does not conduct and D2 conducts, and we obtain output current. We obtain output current as shown in figure B. लिख रहा है भाई तू? as shown जगह है तेरी कॉपी में लिखने के लिए? as shown in figure B. as shown in figure, तो फिर ऐसी प्यारी प्यारी बातें करने लग। हो गया, तीसरा पॉइंट फ्रॉम फिगर ए एंड बी, फ्रॉम फिगर ए एंड बी, इट इज क्लियर फ्रॉम फिगर ए एंड बी, it is clear that during both half cycles, it is clear that during both half cycles, current through the resistor, current through the resistor is in same direction. Current through the resistor is in same direction. ये जो पॉइंट था सबसे मेन पॉइंट था, तभी दोनों डायग्राम आप सामने बनवाए थे। तो करंट थ्रू द रजिस्टर इज इन सेम डायरेक्शन, देयरफॉर करंट डज नॉट रिवर्स ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, देयरफॉर करंट डज नॉट reverse during
negative half cycle, and therefore the output obtained is therefore the output obtained is DC in nature, and therefore the output obtained is DC in nature as shown in figure C. ये C होगी as shown in figure C. ठीक है, अब देखो बेटा एक पॉइंट और लिखवाना है मैंने, आप समझो जब मैं करा रहा हूं या कराता हूं तो फिर वही बात है, सिर्फ समझाना मकसद नहीं है। आप अटेम्प्ट पेपर में कैसे करके आओगे, मेन पॉइंट ये है, मेन पॉइंट है कि आप पेपर में कैसे करके आओगे। तो इसलिए आपको कहता ये जो फुल वेव रेक्ट कोई भी टॉपिक है, एनी टॉपिक जहां से भी चल रहा है काम शुरू से, ये लिखवा के देता हूं मैं, ये लिखवा के दे दिया आपको, कुछ अपना दिमाग नहीं लगाना। पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन सीधा आएगा, एक्सप्लेन फुल वेव रेक्टिफायर, आपने कुछ नहीं सोचना, जो बोला है बस एज इट इज, बस उसको लिख के आ जाना, एज इट इज छाप के आ जाना जिसको कहते हैं। ठीक है, बाकी छोटे छोटे क्वेश्चन बीच बीच में से चलो निकलते रहेंगे। ठीक है जी, तो इसलिए आउटपुट ज्यादा जरूरी है। हमने जो पढ़ लिया, पढ़ने को तो क्या है, फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ाने लग जाओ तो अगर पढ़ाते वक्त डाइवर्ट हो जाए हम इधर, तो इसी को चाहे हम 4 घंटे पढ़ाते रहे फुल वेव रेक्टिफायर, तो अगर डाइवर्ट हो जाए तो अपने टू द पॉइंट काम भी हो जाए, समझ में भी सारा लग जाए, अटेम्प्ट भी हमारा हो जाए। बाकी जब क्वेश्चन आते रहेंगे छोटे छोटे तो बीच बीच में निकल के अलग से बनाते रहेंगे। एक लास्ट पॉइंट करके क्लोज कर रहे हैं, डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज मतलब अभी कंप्लीट नहीं हुआ है ना, तो डिसएडवांटेज में लिख लो द आउटपुट ऑब्टेन्ड, डिसएडवांटेज बोल सकते हो उसको, लिमिटेशन बोल सकते हो, कुछ भी बोल दो, डिसएडवांटेज लिख लिया वो भी ठीक है। द आउटपुट ऑब्टेन्ड, आउटपुट का मतलब आउटपुट करंट ऑब्टेन्ड, आउटपुट का मतलब आउटपुट करंट ऑब्टेन्ड, आउटपुट का मतलब क्या था, आउटपुट करंट। द आउटपुट ऑब्टेन्ड स्टिल हैव अ लॉट ऑफ रिपल फैक्टर, still have a lot of ripple factor, that is it is not a perfect DC, it is not a perfect DC। फुल स्टॉप डाल के नेक्स्ट लाइन में लिखना रिपल फैक्टर थ्रू द आउटपुट ऑब्टेन्ड, रिपल फैक्टर through the output obtained is removed by using the out, क्या बोला था मैंने, the ripple factor from the through the output obtained is removed by using filter circuits, by using filter circuits। अब देखो वो जो फिल्टर सर्किट्स हैं अब वो सिलेबस में नहीं है, नहीं करेंगे, लेकिन एक मिनट बेटे, लेकिन प्रैक्टिकली जब फुल वेव रेक्टिफायर बनेगा तो फुल वेव रेक्टिफायर के आगे फिल्टर सर्किट लगेंगे ही लगेंगे, उसके बिना उसका कोई फायदा नहीं है, मतलब जो आउटपुट ऑब्टेन होगी आप उसका यूज ही नहीं कर पाओगे। ठीक है जी, तो इट वाज बेटा क्या, फुल वेव रेक्टिफायर। एक मिनट बेटा अभी वेट करो, ये था आपका, एक मिनट अभी 2-3 मिनट जितने भी हैं वेट कर लो, ये था आपका लास्ट टॉपिक। ठीक है, लास्ट टॉपिक ऑफ द, जिसको कह सकते हैं सिलेबस भी कह सकते हैं, लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर भी कह सकते हैं। ठीक है, लास्ट टॉपिक ऑफ द +2 भी कह सकते हैं। देखो जी वेट कर लो, ये आपका क्या हो गया, सिलेबस। ठीक है, ये आपका सिलेबस है किसका जी, +2 का। ठीक है,
अब इसमें जो आपका लास्ट टॉपिक था, लास्ट चैप्टर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, देखिए जी। अब बेटा अगर आप देखते हो पॉइंट वाइज, तो ये डाउनलोडेड नहीं है, ठीक है। ये बकायदा इस वक्त सीबीएसई की जो साइट है, ठीक है, उस पर पड़ा हुआ है cbseacademic.nic.in। आप सिलेबस चेक कर लो, कहां से स्टार्ट होता है ये, एनर्जी बैंड से। हमने इससे पहले की इंट्रोडक्शन भी दिया, एनर्जी बैंड तक बाद में पहुंचे थे, ठीक है। एनर्जी बैंड, फिर सेमीकंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, क्वालिटेटिव आइडिया ओनली, मतलब ऊपर ऊपर से पढ़ना है, जितना मैंने पढ़ाया है उससे कम ही है सिलेबस में। फिर क्या बात आ गई, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक, पी टाइप एंड एन टाइप और पीएन जंक्शन। जल्दी बोलो, कोई छोड़ा तो नहीं हमने, ठीक है। सेमीकंडक्टर डायोड हो गया अपना, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस, वो जो ग्राफ थे कल, वीआई कैरेक्टरिस्टिक या पीएन जंक्शन कैरेक्टरिस्टिक, ये भी हो गया। एप्लीकेशन ऑफ जंक्शन डायोड एज अ रेक्टिफायर, ठीक है जी। अब पॉइंट ये है बेटा, हमने इसको 4 डेज में कवर अप किया ना। कई बार ये हो सकता है कि ऐसा लगे कि यार हमने कम किया, ज्यादा किया। एज पर सिलेबस कोई भी टॉपिक शुरू से लेके अब तक हमने छोड़ा ही नहीं, और सिलेबस से बाहर हमने कुछ कराया ही नहीं। तो अपनी कॉपियां जो है ना, कॉपियां वही पढ़नी है, उसके अलावा और भी कुछ पढ़ने की जरूरत है ही नहीं है। तो सिलेबस क्लोज्ड, मंडे से यहां पर सेम टाइम पे हम मिलेंगे, संडे की छुट्टी मना लो। इस चैप्टर में है बेटा एक फार्मूला है ना, आई, हाँ, एन आई इंटू एन एच इक्वल, एन इंटू एन एच इक्वल टू एन ए, है ना बेटा, इस पे आएगा न्यूमेरिकल। बाय जी।